फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि हम मूलभूत अधिकार कहते हैं, और वो बेसिक अधिकार भी हैं और वो इंडियन ह्यूमन राइट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके संबंध में आगे बात करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि देयर इज़ ए लिंक, तो उस लिंक को हम लोग डिस्कस करते हैं। और इस बात को, उस लिंक को डिस्कस करते हुए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस पर्पज को बेसिकली फंडामेंटल राइट्स सर्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं, हम सभी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, और वी नो वी मस्ट हैव द ऑर्डर इन सोसाइटी। हमें पीस भी चाहिए, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी सोसाइटी में होनी चाहिए। इसी लिंक को लेता हुआ मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट की तरफ लेकर के चलता हूँ। आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वार हुए, सेकेंड वर्ल्ड वार, जहाँ पर कि थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स वर किल्ड, गैस चैम्बर्स बनाए गए, जिनमें कि गैस चैम्बर्स दे वर द किलिंग चैम्बर्स। और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान नाजी गैस चैम्बर्स के नाम से जाने जाने वाला जो किलिंग प्लेस था, उसमें बहुत सारी हत्याएं, नरसंहार किया गया। आप ये समझ सकते हो कि उस नरसंहार से जो वर्ल्ड का कॉन्सेंस दहला था, कांप गया था, वो इस बात पर उसने कंक्लूड किया कि भाई ह्यूमन राइट्स को डिसरिगार्ड किया गया है, ह्यूमन राइट्स को कंटेम्प्ट किया गया है, और ये बारबेरस एक्ट है। और सब वर्ल्ड के सभी राज्यों को, सभी कंट्रीज को ये चिंता हुई कि थर्ड वर्ल्ड वार भी होने की संभावना पूरी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने का कोई उपाय किया जाए। नेशंस का समूह आया, नेशंस ने अपना एक समूह बनाया, वो यूनाइटेड नेशंस के रूप में बाहर निकल करके आया, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945। And the task which was primary task which was assigned to United Nations was that कि वही नरसंहार जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ है, इस तरह से कोई थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस केम, they deliberated, they discussed, they had a lot of meetings and conferences। इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगर वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट किया जाएगा, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो थर्ड वर्ल्ड वार की संभावना बहुत कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी तरह से 1948 में ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज ब्रॉट इन। UDHR 1948 में लाई गई। ऑन द अदर साइड आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई कि भाई पीस कैसे लाई जाए, शांति कैसे स्थापित की जाए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड के पास में ये बहुत बड़ा कंसर्न था, और वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाना चाहते थे जिसके माध्यम से पीस एस्टैब्लिश हो सके। सभी ने यूनानिमसली ये कहा कि अगर ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, तो वर्ल्ड में पीस रहेगी और थर्ड वर्ल्ड वार होने की संभावना नहीं रहेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आया, और उसमें प्रोविजंस लाए गए, उसमें आर्टिकल्स लाए गए। उन आर्टिकल्स के माध्यम से ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की गई। ऑन द अदर साइड जब ये सारे काम हो रहे थे, उसी समय पे हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, और हमारे स्वतंत्र भारत के लिए संवैधानिक प्रगति भी चल रही थी, संविधान बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन मेकिंग। इट वाज द UDHR which set out for the first time the fundamental human rights to be universally protected, irrespective of the status of any country in the world. Through this UDHR, it was declared that every country is bound by the provisions of UDHR to protect the human rights.
दूसरी बात आप ये समझने की कोशिश करें कि इट वॉज ऑल्सो यूनानिमसली कंटेम्पलेटेड दैट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स मेंट पीस इन द वर्ल्ड. Protection of human right means peace in the world. So please try to understand means to protect the human rights means to bring the peace. शांति स्थापित करने के लिए, शांति लाने के लिए एक ही उपाय है और वो था कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए. मैं आगे चल कर के ह्यूमन राइट्स क्या है उनकी परिभाषा भी आपको बताऊंगा और भारतीय संविधान के कॉन्टेक्स्ट में भी बताऊंगा उसी के चलते. लेकिन पहले एक दो बात भी मैं आपसे यहाँ पर करता हूँ. मैंने कहा कि यूडीएचआर आया और उस समय पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मेक किया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था. लेकिन अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 भी लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 को लाया गया. लेकिन भाग 3 में जब आप देखेंगे जाकर के तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन उनमें यूडीएचआर का कहीं पर कोई रेफरेंस नहीं देखने को मिलता है. क्या इसका मतलब हम ये लें कि जो हमारे फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे तो उन्होंने यूडीएचआर के प्रोविजंस को, यूडीएचआर के प्रिंसिपल्स को, यूडीएचआर के कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर किया? नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है. यूडीएचआर का भले ही किसी प्रोविजन में रेफरेंस नहीं दिया गया हो, लेकिन पार्ट 3 में यूडीएचआर के जो आर्टिकल्स 2 से लेकर के 21 में जो भी ट्रेडिशनल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात कही गई थी, वो सारे के सारे राइट्स पार्ट 3 में, फंडामेंटल राइट पार्ट में सारे के सारे उनको सारे के सारे लाए गए हैं और उनके लिए प्रोटेक्शन की बात कही गई है. अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसा कि मैंने कहा कि यूएन वाज आल्सो कंसर्न विद ब्रिंगिंग द पीस थ्रू दिस दिस medium of enacting this UDHR. They believed that peace would come. Constitution in India with part 3 also came in, वो भी आया. फंडामेंटल राइट्स हमारे हिंदुस्तान में भी आए. ठीक है, आप देखिए कि सभी लोगों की, यूएन की ही ये सोच नहीं थी, बल्कि सभी लोगों की ये सोच है कि शांति लाने के लिए हमें ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट करनी होगी, उनको प्रोटेक्ट करना होगा और हमें उनको देना होगा. नाउ मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों के कुछ पंक्तियों के तक ले जाना चाहता हूं, जिन पंक्तियों में आपको एक रामधारी सिंह दिनकर का एक फिलॉसफी है, एक उनका अपना दर्शन मिलेगा और वो किस सिद्धांत की बात करते हैं ये भी आपको यहाँ पर समझने और देखने को मिलेगी. क्योंकि आखिरकार हम पीस की बात कर रहे हैं, हम एक सोसाइटी में ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हम एक सोसाइटी में व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम एक सिस्टम में कि सिस्टमैटिकल चलने की बात कर रहे हैं. तो रामधारी सिंह दिनकर ने भी एक अपना एक सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की समाज में बात करते हो, किसी व्यवस्था की बात करते हो कि समाज हमारा एक व्यवस्थित ढंग से चले, तो आपको ये करना होगा. बोले क्या करना होगा? उन्होंने कहा कि शांत नहीं तब तक जब तक सुख भाग नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो. देखिए यहां पर इक्वल भागिता की बात कही गई है, समभागिता की बात कही गई है. सुख
अगर हैं सोसाइटी में तो वो पूरी तरह से भागित होने चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। जैसा कि आपने देखा 3 पॉइंट्स आपको देखने को मिले। आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम यूएन, गोइंग थ्रू द फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 3, कमिंग टू रामधारी सिंह दिनकर, उनकी भी यही फिलॉसफी है, इसलिए ये अमल किया जाता है। ये एक तरह से एम्फेसिस पॉइंट है कि फंडामेंटल राइट्स रेस्पेक्टेड किए जाएं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स और ये ह्यूमन राइट्स ही हैं जो कि सुख भाग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ह्यूमन डिग्निटी को बनाए रख सकते हैं, एक दूसरे की निंदा को कम कर सकते हैं। आपने देखा कि अगर हम पार्ट 3 की बात करते हैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 14 ही इक्वलिटी, समानता के अधिकार पर आधारित है, जिसमें कि रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स एंड रेस समानता की बात की गई है। आर्टिकल 15 एंड 16, अगर तीनों आर्टिकल्स को आप लेते हैं तो आप पाएंगे कि भाग 3 में एक संविधान, भाग 3 में समता का कोड दिया गया है। अगर आप आर्टिकल 19 में जाते हैं तो वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही गई है, 21 में जाते हैं तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई है। तो आपने देखा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, और ये फंडामेंटल राइट्स अगर आप टोटलिटी में देखते हैं तो दे आर meant for establishing an order in the society, or where there is an order in the society, there is a peace. So please let us move on further. We are talking on the rights, and let us also see and let us know about the right also. Now look upon, whenever you talk to someone and interact with someone, you will find, while you are conversing with each other, certainly I am very much sure that आपकी बातचीत करने के दौरान अधिकार का संबंध जरूर आएगा, कॉन्टेक्स्ट जरूर आएगा। अधिकार, आप देखते होंगे कि सड़कों पर जब कभी भी प्रोटेस्ट होते हैं तो अधिकार की बिना पर होते हैं। ये हमारा अधिकार है, ये हमारे अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वायलेट हो रहा है, ये सरकार हमारे अधिकार के उल्लंघन कर रही है। आपने देखा कि अगर अधिकार आज जो सुरक्षित हैं उनकी उल्लंघनता कोई अधिकारी या कोई गवर्नमेंट या कोई सरकार नहीं करती है, पीस रहती है। लेकिन आगे बात करने से पहले मैं जरूर चाहूंगा कि आप थोड़ी बहुत बात अधिकार के बारे में जान लें। राइट, you must be knowing the moral right, ethical right and cultural rights. But since we are talking on the constitution and about the legal rights, so I'll not going to discuss them, but basically and primarily I will confine upon only 3 rights. मैं कहूँगा एक फंडामेंटल राइट हुआ, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ और तीसरा लीगल राइट हुआ। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें। फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत राइट्स, वो राइट्स हैं जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको मिलेंगे और किसी भी कानून की किताब में आपको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। हमारे भारत के सिस्टम में, संवैधानिक सिस्टम में मूलभूत अधिकारों के लिए
एक जगह सुरक्षित की गई है, वो जगह है पार्ट 3 भाग 3। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर आ जाते हैं। एज नेम सजेस्ट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट जो राइट्स विच आर नॉट गिवन इन द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट समवेयर अदर देन द पार्ट 3 mentioned in the constitution, they are known as the constitutional rights. फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए, और पार्ट 3 के अलावा अगर संविधान में कहीं पर कोई राइट दिया गया है तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं। अब हम लीगल राइट या स्टैट्यूटरी राइट की बात पर आ जाते हैं, जिसे आप बहुत जल्दी से समझने की कोशिश करें। कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पारित किया जाता है और उसमें राइट दिया जाता है, तो वो राइट हम स्टैट्यूटरी राइट कहते हैं, लीगल राइट कहते हैं। एक बहुत और अच्छी बात है, मैं यहां पर बता दूं आपको कि जो सारा लीगल सिस्टम है, either it is a constitutional system or the system which has been evolved by passing the law by the parliament or the state legislature, all the law are based upon the right and duty system. आप ध्यान में रखें, राइट एंड ड्यूटी दो वर्ड ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप कानून को बहुत अच्छी तरह समझ भी सकते हैं, और हर कानून में ये दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ये समझ लीजिए कि राइट एंड ड्यूटीज के बीच में ड्यूरल कोरिलेशन होता है, मीनिंग देयर बाई वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए ड्यूटी, बट एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर। आई एम नॉट going to that aspect. मेरा कहने का मतलब है कि contents of the right are the contents of the duty. So where there is a duty, there is a right. If there is no duty, then there is no right. Because accepting the exceptional situations. इसी तरह से अगर मैं फंडामेंटल राइट की आपको बात करता हूं तो फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो राइट। इसका मतलब यह हुआ कि ये फंडामेंटल राइट की भी ड्यूटी होंगी, बिल्कुल होंगी। इसलिए फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। इट मीन्स स्टेट इज अंडर द ड्यूटी करस्पॉन्डिंग टू द कंटेंट टू द राइट्स, करस्पॉन्डिंग टू द कंटेंट टू द फंडामेंटल राइट। ये मेरी बहुत शॉर्ट में आपके लिए बात हो गई, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट। In other videos, certainly I will discuss this correlation, co-jural relations also. इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात होगी, स्टैट्यूटरी राइट की भी बात होगी। अब हम आगे की बात चलते हैं। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। मूलभूत अधिकारों को हम पहचाने कैसे, उनको कैसे समझने की कोशिश करें, हम कैसे समझें कि फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द राइट्स, द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड इन द यूडीएचआर, आर फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स गिवन इन यूडीएचआर। ये सारे सवाल हमारे पास में हैं। चलिए इनको आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको गोलकनाथ के केस की तरफ लेकर के चलता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया 1967 में। सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर द मॉडर्न नेम फॉर व्हाट हैव बीन ट्रेडिशनली नोन एज नेचुरल राइट्स। मींस जो हमें प्रकृति ने राइट्स दिए हैं वही हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है कि अगर आप आर्टिकल 19 को लेकर के देखते हैं, जहां पर फ्री स्पीच राइट की बात कही गई है, वो मूल अधिकार है, वो हमारा नेचुरल राइट है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमको बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो एक बहुत इजी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई दी फंडामेंटल राइट। आप देखिए कि वो राइट
जो कि मैं ह्यूमन बीइंग होने के नाते मुझे मिलना चाहिए, वो राइट ही फंडामेंटल राइट कहा जाता है, वो राइट ही ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, वो राइट ही नेचुरल राइट्स कहा जाता है। जब हम फंडामेंटल राइट को नेचुरल राइट की बात कर रहे हैं कि ये नेचुरल राइट है, बिल्कुल राइट है, इसमें कोई शक भी नहीं है, तो फिर हम किस तरह से देखें? क्या हम ये बात कहें कि जो राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं वो इंडियन ह्यूमन राइट्स हैं? अगर हम ये बात को कहते हैं तो इसमें कोई गलत भी नहीं होगा, जो कि ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अब लेट अस मूव फर्दर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द फर्दर द कॉन्सेप्ट एंड द मीनिंग ऑफ दिस फंडामेंटल राइट। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। इंडिविजुअल पजेस बेसिक ह्यूमन राइट। आप समझने की कोशिश करना, यहां पर बहुत अच्छी बात आपको समझने के लिए मिलेगी, और वो क्या मिलेगी कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं, उनका एग्जिस्टेंस बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, there is a right which is known as a natural right, because वो हमारा ह्यूमन बीइंग होने के नाते से जो हमारा राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के नाते से हमारा राइट नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ऐसा राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के नाते से वो राइट नहीं है, बल्कि वो हम ह्यूमन बीइंग हैं, जो हमारा नेचुरल राइट है उस नाते से राइट है, वो कहा जाता है फंडामेंटल राइट। बेसिक ह्यूमन राइट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, बाय रीजन ऑफ द बेसिक फैक्ट, बाय रीजन ऑफ द बेसिक फैक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बाय रीजन ऑफ द बेसिक फैक्ट दैट दे आर मेंबर्स ऑफ ह्यूमन रेस। Then please come to the last line, and it will give you a different kind of the understanding about the fundamental rights। आखिर फंडामेंटल राइट है क्या? मैंने जब डी वासु को पढ़ा तो उन्होंने यही बात अपनी लिखी कमेंट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उन्होंने साफ तौर पर लिखा और ये कहा कि पार्ट थर्ड डज नॉट कन्फर एफआर फंडामेंटल राइट्स। पहली वाली लाइन से प्लीज अपनी मीनिंग को कनेक्ट करें। वो डी वासु कहते हैं कि पार्ट 3 डज नॉट कन्फर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट हमें नहीं देता, लेकिन वो क्या करता है? But it confirms their existence and gives them protection. So please try to understand that part 3 संविधान का भाग 3, जिसमें मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, वो कोई हमें अधिकार नहीं दे रहा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार, नेचुरल अधिकार हमें दे ही नहीं सकता है। बट वो क्या करता है कि जो अधिकार मौजूदा हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं, उनको कंफर्म करता है, और बाय वे ऑफ द कंफर्मेशन बाय द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री, it becomes guaranteed that okay, our fundamental rights have been protected and they are guaranteed। तो समझने की कोशिश करें, पार्ट 3 में सिर्फ और सिर्फ जो नेचुरल राइट्स हैं उनके एग्जिस्टेंस को डिक्लेयर किया गया है। देयर इज नो गिविंग उनको फंडामेंटल राइट्स को
उनके एग्जिस्टेंस को डिक्लेयर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली, और डिक्लेयर करने के बाद उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। दिस इज द डिफरेंट एंगल टू नो द फंडामेंटल राइट। एक एंगल मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि बाई बीइंग अ मेंबर ऑफ द ह्यूमन फैमिली आई एम हैविंग सर्टेन नेचुरल राइट्स, और वो नेचुरल राइट्स का डिक्लेरेशन पार्ट 3 में दिया गया। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है कि एग्री ना करें, लेकिन मेरा कहना यही है कि मैं ह्यूमन फैमिली का मेंबर हूं, इसलिए मुझे जो नेचुरल राइट्स होने चाहिए उन नेचुरल राइट्स का डिक्लेरेशन है, एक डिस्क्रिप्शन है पार्ट 3 में, और साथ में उनका प्रोटेक्शन दिया गया है। अब मैं आपको एक डिफरेंट एंगल्स की तरफ लेकर के चलता हूं, और डिफरेंट एंगल में बात आती है कि आखिर फंडामेंटल राइट्स हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड द लीगल राइट एंड मॉरल राइट एंड अदर राइट्स। देयर आर नंबर ऑफ राइट्स। So let me tell you one thing, that the fundamental rights are those rights which are founded upon the foundational value. Then the question comes that what is this foundational value? फाउंडेशनल वैल्यू का मतलब हुआ कि जिस पर समाज आधारित है, जिस पर एक तंत्र आधारित है, जिस पर एक देश आधारित है, जिस पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस आधारित है, वो फाउंडेशनल वैल्यू है। अब आप इसको बात को यूं समझने की कोशिश करें, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर फाउंडेड अपॉन द फाउंडेशनल वैल्यू। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जाते हैं किसी सिस्टम में, वीक किए जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की शब्दावली में अगर सुख भाग समानता से अवेलेबल नहीं कराया जाता तो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, और जब अवेलेबल नहीं हो रहे हैं फाउंडेशनल वैल्यू वीक हो रही है और उसका फाउंडेशन खत्म हो रहा है, और वो सिस्टम एक सिस्टम नहीं रह सकता, एक सोसाइटी नहीं रह सकती, और पीस नहीं होगा। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द पीस, रिटेन द पीस, सस्टेन द पीस, एंड sustaining a society in order, it is required that the fundamental rights and must be respected. Because if fundamental right is being violated, it means the foundational value is being tarnished. और जिस समाज में फाउंडेशनल वैल्यू डिसरिगार्ड की जाती है, डिसरेस्पेक्ट की जाती है, वायलेट की जाती है, वो समाज आगे चलने की शक्ति में नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड एक राइट फंडामेंटल राइट क्यों है, यह बात समझने की कोशिश करें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हाइपोथेटिकली कि कोई भी राइट अगर पार्ट 3 में ले जाकर के रख दिया जाएगा तो वो फंडामेंटल राइट बनेगा। अगर वो राइट फंडामेंटल वैल्यू पर आधारित नहीं है तो वो नहीं बनेगा। कंडीशन यही है कि अगर आप किसी राइट को फंडामेंटल राइट बनाना चाहते हैं और वो है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये राइट किसी फाउंडेशनल वैल्यू पर आधारित है। यदि हां तो वो फंडामेंटल राइट है। So please identify that any right which is based upon the foundational value is a fundamental right. So I have told you two things. Fundamental rights वो rights हैं जो हमें नेचुरली मिले हुए हैं, और ये बात भी अपने आप में साबित हो जाती है कि जो नेचुरल राइट्स हैं वो फाउंडेशनल वैल्यू पर आधारित हैं।
अब मैं आपको जस्टिस भगवती जी के शब्दों की तरफ लेकर के चलता हूं। मेनका गांधी में उन्होंने कहा, पार्ट थर्ड के बारे में बताया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया कि दीज एफ आर्स रिप्रेजेंट द बेसिक वैल्यू चेरिस्ड बाय, बेसिक वैल्यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म वैल्यू। विच वैल्यू? बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू मीन्स अ फाउंडेशनल वैल्यू, और वो फाउंडेशनल वैल्यू कौन सी वाली वैल्यू? विच वॉज चेरिस्ड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री सिंस द वैदिक टाइम्स, एंड दे आर कैलकुलेटेड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड क्रिएट कंडीशंस इन विच एवरी ह्यूमन बीइंग कैन डेवलप his personality to the fullest extent. So please try to understand, this is the explanation and description and the measurement of the foundational value. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जब मैं आपको बता रहा था प्रियम्बल के बारे में, तो मैंने ये बात कही थी कि ये जो फाउंडेशनल वैल्यू हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, उन्हें बनाए रखने के लिए, और अगर कोई वो फाउंडेशनल वैल्यू अगर किसी भी तरह से कहीं पर कमी पाई जा रही है तो उनको पाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उद्देशिका में, प्रस्तावना में हमारी ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप how to identify a fundamental right you will be able to identify. So I can say every right is not a fundamental right. It might be a constitutional right, might be, the statutory right, might be the other rights, unrecognized legal right, but that may not be the fundamental right, because if a right passes the test of the foundational value, then that right could be called, could be called fundamental right. So please take into account very quickly. I am coming to the next point. The point I'm just taking to you, the fundamental rights के बारे में मैंने आपको बता दिया, और let us just take a view from the deliberation in the Constituent Assembly. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जहां पर के बहुत सारी बातें डिस्कस हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, संविधान बनाया गया, वहां पर किस तरह से जो पार्ट थर्ड के डिस्कशंस की बात थी, डिबेट की बात थी, मैं आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ व्यू आपको समझा देता हूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट थर्ड को 38 डेज डिस्कस किया गया, 38 दिन डिस्कशन हुआ। इस बात से आप समझ सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फंडामेंटल राइट को कितनी वैल्यू दी गई थी, और वैल्यू देना स्वाभाविक था, देना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स यानी आर प्रोटेक्टिंग और मेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द फाउंडेशनल वैल्यू। जहां नींव ही खतरे में पड़ जाएगी तो कौन सा सिस्टम रुक सकता है। 38 days it was discussed, 11 days in subcommittee, 2 days in advisory committee, and 25 in Constituent Assembly. So through this you can identify, you can just know the importance and the significance of the fundamental rights. मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल मेरे साथ आगे समझने की तैयारी में होंगे। नाउ सी, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल पार्ट थर्ड में आर्टिकल्स 12 से लेकर के 35 तक हैं, उसी में आर्टिकल 32 भी दिया गया है, 32, लेकिन 2 to 6 पार्ट थर्ड में नहीं दिया गया है। 32 आर्टिकल इज ऑल्सो द फंडामेंटल राइट। आप समझ लें, फंडामेंटल राइट टू फंडामेंटल राइट। देखिए, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इज अ फंडामेंटल राइट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स conferred by this part is guaranteed। आप ध्यान में रखें
कि वर्ड गारंटेड इज यूज्ड अंडर आर्टिकल 32. So now you can understand, please, how much the weight, how much significance has been given to this fundamental right part. Now let me take you to the other side. Let us discuss this side from the different angles, means a comparative angle. उसमें भी आपको समझने के लिए अलग से एक बात मिलेगी. So let me just examine this fundamental right from comparative perspective. So I'll take you, I'll just take this England, I'll take USA. आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. So please try to understand that in England there is no written code of FR as it is given in इंडिया एंड यूएसए. जैसा कि भारत में और अमेरिका में दिया गया है रिटन कोड, जो लिखित में फंडामेंटल राइट हैं, मूलभूत अधिकार हैं, उस तरह से इंग्लैंड में ये नहीं दिया गया है. बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड इज अनरिटन. आप सभी लोग ये बात जानते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर मूलभूत अधिकारों का कोई रिटन कोड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है. इसका मतलब है कि वहां फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स नहीं है. यस, वहां भी है, प्रोटेक्शन है, लेकिन आप एक मैकेनिज्म को यहां पर समझने की कोशिश करें कंपैरेटिवली. देखिए वहां पर किस तरह से प्रोटेक्शन की बात कही गई है. इन इंग्लैंड an individual has the right and freedom to take whatever action he likes so long as he does not violate any rule of ordinary law of the land. Simple. भाई तुमको सारे राइट्स मौजूदा हैं, तुम चाहो वो करो, लेकिन जो लॉ ऑफ द लैंड है वो वायलेट नहीं होना चाहिए. As in India and USA, try to understand please. Now let us come to the point for the protection. As in India and USA, judiciary is the guardian of individual rights. आपने देखा इंग्लैंड में भी जुडिशरी इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करती है. तो सवाल यह आता है कि जब तीनों ही जगह पर जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है, वो गार्जियन है, तो डिफरेंस कहां देखने को मिल रहा है मैं आपको बता देता हूं. दी कोर्ट्स कैन ओनली, अब सुनिए, इंग्लैंड में जुडिशरी गार्जियन है इंडिविजुअल राइट का, लेकिन जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के विरुद्ध ही प्रोटेक्शन दे सकती है, लेजिस्लेटिव एक्शन के विरुद्ध प्रोटेक्शन नहीं दे सकती. आपने समझ लिया होगा, ठीक है. जैसा कि आप जानते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं इंग्लैंड में, वो लेजिस्लेचर पर बाइंडिंग नहीं है. लेजिस्लेचर की सुपरमेसी वहां पर है. मैं फिर से बता देता हूं कि इंग्लैंड में जो इंडिविजुअल राइट प्रोटेक्ट किए जाते हैं जुडिशरी के माध्यम से, वो जुडिशरी अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन के माध्यम से किसी का इंडिविजुअल राइट वायलेट हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इंडिविजुअल राइट अगर वायलेट हुआ है तो जुडिशरी उस इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव एक्शन, लेजिस्लेचर एक्शन. सो प्लीज जस्ट लेट अस मूव. अब यह बात देखते हैं कि इंग्लैंड, इंडिया एंड यूएसए में फिर अंतर क्या देखने को मिलता है. अब यहां पर आप आ जाइए, देखिएगा. मैं सबसे पहले आपको अमेरिका के बारे में बात बताता हूं, वहां आपको लेकर के चलता हूं. जैसा कि आप जानते होंगे कि अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स हैं, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं. और उनके माध्यम से, जो बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जुडिशरी इज प्रोटेक्टेड, जुडिशरी इज गार्जियन. तो आप इस बात को देख सकते हैं कि वहां पर जुडिशियल सुपरमेसी है,
लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो बिल ऑफ राइट्स हैं उनमें जुडिशरी को पावर दी गई है कि वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट भी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन दे सकें, और अगर कोई लेजिस्लेचर ने कोई कानून पास कर दिया है और उससे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उसको भी वो प्रोटेक्ट दे सकें. इट मीन्स डिफरेंट फ्रॉम इंग्लैंड, यूएसए. In USA, judiciary is complete, full power to extend the protection to the individual against the executive action as well as the legislative action, which is going to violate his or her right. बात क्लियर हो गई ना. बहुत जल्दी से मैं इंडिया पर आ जाता हूं और इंडिया पे आप लोग देखने की कोशिश करेंगे. इन इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर इन्यूमरेटेड, एज हम बता चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स गिवन इन पार्ट 3. अच्छा, आप एक यूनिकनेस देखने की कोशिश करेंगे, वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जो फंडामेंटल राइट्स जिस आर्टिकल में दिए गए हैं उन आर्टिकल में उसके रिस्ट्रिक्टिव ग्राउंड्स भी दिए गए, एक्सेप्शंस भी दी गई है. जैसा कि अगर मैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज को लेता हूं जहां पर फ्री स्पीच की फंडामेंटल राइट दिया गया है, वही आप देखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 दिया गया है जहां पर के रिस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड भी दिए गए हैं. आपने देखा एक्सेप्शंस दिए गए हैं. अब आप देखने की कोशिश करें कि जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में वो लिमिटेशंस हैं. दे आर द लिमिटेशंस. लिमिटेशंस किस पर हैं? लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेचर. बोले आप अगर कोई कानून बनाएंगे किसी फ्री स्पीच को कर्टेल करने के लिए, किसी के फ्री स्पीच को कर्टेल करने के लिए, तो प्लीज लुक इनटू द ग्राउंड्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2. उस पर ही आप कर सकते हैं. सो देयर आर द एक्सेप्शंस आर एज limitations on the power of the executive and legislature. अब मैं बहुत जल्दी से जुडिशरी पर आ जाता हूं. आप जानते हैं कि एक्सेप्शंस दिया गया है, लिमिटेशंस दी गई हैं. अगर इन लिमिटेशंस को वायलेट करता हुआ कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है और अगर कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन होता है तो ऐसी कंडीशन में जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करेगी. अब एक सवाल आता है, जैसा कि मैंने आपसे बात कही कि साहब अगर हम अमेरिका की बात करें तो जुडिशियल सुपरमेसी की बात देखने को मिलती है, इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर जो लेजिस्लेचर है उसकी सुपरमेसी देखने की बात होती है. आप ये भी बात जानते होंगे कि जब हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो जो बिल ऑफ राइट्स की तर्ज पर उसे लिया गया है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन ह्यूमन राइट्स दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. तो क्या अब इस बात को हम कैसे तहकीकात करें और कैसे समझें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल सुपरमेसी को तवज्जो देता है या लेजिस्लेचर की सुपरमेसी की बात करता है? मैं यहां पर आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने बीच का रास्ता लिया और बीच का रास्ता लेने से ना जुडिशियल सुपरमेसी और ना लेजिस्लेचर सुपरमेसी की बात रहने दी है. मीन्स थ्रू दिस वे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स अ compromise between the constitution, effects a compromise between the doctrine of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. On this very point मैं समझता हूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत अच्छी समझ सूझबूझ का रिजल्ट है, जहां पर कि दोनों सुपरमेसी को कंप्रोमाइज कंडीशन में रखा गया है, किसी सुपरमेसी की बात नहीं होती है. चलिए साहब, अब मैं यहां पर आपको बहुत जल्दी से समअप करने की कोशिश करता हूं और बात यहां पर आती है कि
जैसा कि आप जानते हो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए, डीपीएसपी पार्ट 4 में दिए गए, एफडी मीन्स द फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 5th ए में दिया गया, 4th ए में दिया गया, ठीक है। और ये लेटर ऑन दे वर एडेड फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर आप तीनों को कंबाइन लेते हैं, they constitute one organic whole which follows from preamble. In previous video I said that the constitution is sourced from the preamble. मैं यहां पर भी आपको फिर से कह सकता हूं कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी एफडी, जिनको कि मैं कहता हूं कि ये वन ऑर्गेनिक होल हैं, ये भी प्रियम्बल से आ रहे हैं, फॉलोज फ्रॉम द प्रियम्बल। टेकन टुगेदर दे रियली प्रोक्लेम द फंडामेंटल वैल्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। पुराना केस जिसको कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिया था, उसे आप देख सकते हैं सपोर्ट के लिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, द स्कोप ऑफ डीपीएसपी एफआर कुड बी अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल। किस आर्टिकल में दिए गए फंडामेंटल राइट का कितना स्कोप है, वो कहां तक जाएगा, वो विद रेफरेंस टू प्रियम्बल ही देखना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। सो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग द पॉइंट। आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि जब हम मूलभूत अधिकारों पर बात करने के लिए शुरू हुए तो जो बेसिक ऑब्जेक्ट जिसको अचीव करने की बात थी उससे हमने रेफरेंस लिया। फर्स्टली हमने देखा विद रेफरेंस टू द यूडीएचआर कि भाई ये जो पीस है उसका रेफरेंस हम यूडीएचआर में ले रहे हैं। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, रेस्पेक्ट किए जाएंगे, पीस बनी रहेगी, ऑर्डर होगा। जब हम फंडामेंटल राइट्स पर आए तो हमने 2-3 पॉइंट्स वहां पर भी डिस्कस किए और हमने ये बात भी बताई कि फाउंडेशनल वैल्यू पर आधारित हैं आपके फंडामेंटल राइट। दिस इज ओनली द आइडेंटिफिएबल द कैरेक्टर ऑफ ए राइट, कि if right is founded upon the fundamental value, this is certainly a fundamental right. आप लोगों ने ठीक तरह से इस बात को समझा होगा और मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई भी एक राइट दे दिया जाएगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द राइट पुट बिफोर यू, इज इट अ फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन केस देयर इज ए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आपको आर्टिकल 226 में अंडर एक्सप्रेशन अदर पर्पज जहां दिया गया है वहां पर आपको रेमेडी मिलेगी, लेकिन आप आर्टिकल 32 में नहीं जा सकते इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बट अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज बीइंग वायलेटेड बट अल्टीमेटली इट इज इंपैक्टिंग एंड वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट गिवन अंडर पार्ट 3, देन आप आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि जो फंडामेंटल राइट की एक सिंपल कॉन्सेप्ट है आपने उसे समझ लिया होगा। विद दीज वर्ड्स आई एक्सटेंड माई थैंक्स टू यू फॉर रिमेनिंग विद मी फॉर दिस लॉन्ग टाइम।